गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम प्रीति सिंह है। मैं कुरारगांव मनप्पा माध्यमिक हिंदी शाला क्रमांक 2 में विज्ञान की शिक्षिका हूँ। तो आज हम लोग विज्ञान भाग 2 की पढ़ाई करने वाले हैं। उसके पहले आपके लिए आज का जो सुविचार है वो ये है कि सफलता का कोई मंत्र नहीं है, यह तो सिर्फ परिश्रम का फल है। ठीक है, तो इसी अच्छे विचार के साथ कि आप अच्छे से सफलता पाने के लिए मेहनत करेंगे, हम लोग आज का अपना अध्ययन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम विज्ञान भाग 2 का प्रकरण नंबर 16 जो है आनुवंशिकता और परिवर्तन, इस चैप्टर की पढ़ाई करने वाले हैं। और इस चैप्टर के अंतर्गत आज के लेक्चर में जो मुद्दे हम कवर करने वाले हैं वो है पहला आपका है वंशागति और दूसरा है अनुवांशिकता, अनुवांशिकता के लक्षण और लक्षणों का प्रकटीकरण। ये दो मुद्दे हम लोग इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि जिसका जवाब आपको अपने पास ही रखना है। कि जैसे आपकी कक्षा में, जैसे अभी तो हम लोग स्कूल में नहीं है, फिर भी अगर हमारी कक्षा के जो बच्चे हैं वो, या हमारे आसपास रहने वाले हमारे पड़ोसी जो हैं वो, या अपने ही घर में अपने साथ रहने वाले हमारे माता पिता भाई बहन दादा दादी और जो भी है, क्या वो सब एक जैसे दिखते हैं? तो फिर आपका जवाब क्या होगा कि नहीं, सब में विविधता होती है, हर कोई अलग अलग होता है। तो इसका जवाब आपका क्या है? नहीं। तो आपके लिए यहाँ पर देखिए एक सारणी दी हुई है ना। तो उन सारणी में हम लोग को क्या करना है कि अपने परिवार में जो भी लोग हैं उनका निरीक्षण करना है और यहाँ पर नोट करना है। ठीक है, तो जैसे कि क्या है, व्यक्ति विशेष, व्यक्ति विशेष में कौन कौन आ रहा है? आप स्वयं, आपके दादाजी, आपकी दादी, पिताजी, माँ। ठीक है, ये हो गया व्यक्ति विशेष। अब किन किन मुद्दों पर हमको निरीक्षण करना है? पहला है त्वचा का रंग। ठीक है, अब त्वचा का रंग जैसा भी हो आपका, मान लीजिए आप गोरे हैं, आपके दादाजी सावले हैं, दादी गोरी है, पिताजी भी सावले हैं, माँ गोरी है, तो वहां पर लिखना है गोरे सावले जैसे भी है वैसा रंग। फिर चेहरे की रचना, चेहरे की रचना कैसी है, गोल है या लंबा है? ठीक है, फिर ऊंचाई कैसी है, आपकी ऊंचाई कैसी है, आपकी दादाजी की हाइट कितनी है? जैसे आपकी होगी 4-4.5 फुट, आपके दादाजी 6 फुट के होंगे, दादी भी 5-5.25 फुट की होगी, तो वैसे वहां पर उतना फुट उतना ही लिखना है। फिर आंखों का रंग, आंखों का रंग जिसका जैसा हो, काला है, भूरा है, और बहुत बार नीला भी देखते हैं हम लोग, ग्रे कलर का देखते हैं। तो जिसका जैसा आंखों का रंग होगा आपके घर में, आपके परिवार में, वो वहां पर लिखना है। फिर अंगूठे की रचना, अंगूठे की रचना भी जैसी होगी, जैसे हाथ के अंगूठे में देखा जाता है कि बहुत लोगों का एकदम स्ट्रेट होता है, स्टिफ होता है, और बहुत लोगों का अंगूठा एकदम पीछे की तरफ फोल्ड हो जाता है। तो वो आप लोग अपना निरीक्षण करके वहां पर लिखना है। तो मैंने एक ऐसे ही भर दिया है कि कैसे लिखना है, वो हिसाब से बाकी के आपको भरना है। जैसे कि आप स्वयं आप गोरे हैं, आपके दादाजी सावले हो सकते हैं, दादी गोरी है, पिताजी सावले हैं, और माँ गोरी है। तो ये मैंने एक ऐसे अंदाजे लिखा है। आप लोग को अपने हिसाब से अपने परिवार का निरीक्षण करके ये भरना है। तो जब इस सारणी को आप पूरा कर लोगे तो पाओगे क्या कि अपने परिवेश में एक ही प्रजाति में बहुत विविधता यानी डिफरेंसेस होते हैं। यह हमने सीखा है, परंतु यह विविधता निश्चित रूप से किस कारण होती है, इस पर हम इस पाठ में विचार करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसके बारे में देखेंगे? वंशागति। वंशागति क्या है कि समान लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में पहुंचना वंशागति कहलाता है। ठीक है, समान लक्षण, जो भी लक्षण आपके मम्मी में, पापा में या फिर दादा दादी में है, वो लक्षण आगे की पीढ़ी में कंटिन्यू हो रहा है, तो समान लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में पहुंचना ही वंशागति कहलाता है। अब वो लक्षण पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव इन द सेंस कि तुम्हारे दादाजी होंगे या पिताजी होंगे, मम्मी है, दादी जो भी है, वो काफी हाइट में होंगे, काफी गोरे होंगे, मतलब दिखने में अच्छे होंगे, ऐसा। और निगेटिव मतलब कि उनको कोई बीमारी होती है, जैसे शुगर की बीमारी है, वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, वो एक आनुवंशिक बीमारी है।
फिर बीपी की बीमारी होती है, ब्लड प्रेशर की, वो तो जो भी लक्षण है, समान लक्षण, उनका एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, वंशगति कहते हैं। ठीक है, तो वंशगति जनुकों द्वारा नियंत्रित हमारे शरीर में, उनके द्वारा नियंत्रित होती है, क्योंकि एक जीन ऐसा होता है जो पूरे परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे वो बढ़ता है, विज्ञान है जिसे हम इंग्लिश में जेनेटिक्स कहते हैं। सजीवों के गुणधर्म एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक कैसे संक्रमित होते हैं, इसका सामान्य तौर पर तथा विशेष रूप से जनुकों का अध्ययन करने वाली जीव विज्ञान की एक शाखा है। इस शाखा को आनुवांशिक विज्ञान मतलब जेनेटिक्स कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो जीन से जो हमारे शरीर में पाया जाता है और जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संक्रमित होता है, उसके बारे में पढ़ाई की जाती है। तो उसकी एक ये शाखा है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आनुवांशिक विज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट है पुनरुत्पादन प्रक्रिया से नई संतति की निर्मित होती है। पुनरुत्पादन मतलब रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। ठीक है, यह संतति अपने जनुकों से कुछ सूक्ष्म भेदों को छोड़कर लगभग मिलती जुलती है। ठीक है, पुनरुत्पादन की प्रक्रिया में जो संतति उत्पादित होती है वो अपने जनुक जिसने उनको जन्म दिया है उनसे कुछ सूक्ष्म भेदों को छोड़कर, मतलब थोड़े बहुत भेद को छोड़कर लगभग क्या होती है, वो मिलती जुलती है। अलैंगिक पुनरुत्पादन प्रक्रिया से निर्मित सजीवों में सूक्ष्म भेद होता है, मतलब बहुत जो अलैंगिक प्रक्रिया से होते हैं, मतलब ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक ही जनक होता है और एक ही कोशिका द्वारा एक ही उसका जनक होता है, उसको जन्म देने वाला, वो अलैंगिक होता है। तो ऐसी प्रक्रिया में जो सजीव की निर्मित होती है वो सूक्ष्म भेद से एक दूसरे से अलग होते हैं, जबकि लैंगिक प्रजनन से पुनरुत्पादित सजीवों के बीच तुलनात्मक रूप से अधिक अंतर होता है। और जब लैंगिक प्रजनन होता है और उसके द्वारा जो नई संतति का निर्माण होता है उनमें अधिक अंतर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अनुवांशिकता, हेरिडिटी जिसे हम कहते हैं, वो क्या है, देखो, माता और पिता के शारीरिक अथवा मानसिक लक्षण संतति में संक्रमित होने की प्रक्रिया को अनुवांशिकता कहते हैं। हमारे पेरेंट्स के शारीरिक शारीरिक मतलब फिजिकल, उनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो हाइटेड है, मतलब लंबे हैं, छोटे हैं, बौने हैं, जैसे भी हैं, या फिर मोटे हैं, पतले हैं, वो उनका शारीरिक हो गया। अथवा मानसिक, मानसिक बहुत अधिक मतलब दिमाग वाले होंगे, पढ़ने लिखने में अच्छे होंगे, तो आप लोग को भी वैसा मिलता है। तो जो भी अपने माता पिता है उनका शारीरिक और उनका मानसिक जो लक्षण होता है, जब वो हमारी दूसरी पीढ़ी पर संक्रमित होती है, तो ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कह सकते हैं, अनुवांशिकता कह सकते हैं। तो प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से उनकी संतानों में संचारित होती रहती है। ठीक है, जीवों के इन मूल गुणों का संचरण ही अनुवांशिकता कहलाता है। तो जितने भी सजीव हैं, जितने भी धरती पे सजीव है, उनमें बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक क्या होते हैं, संचारित होते रहते हैं, मतलब बढ़ते रहते हैं आगे की तरफ। तो जीवों के इस मूल गुण के संचरण को हम क्या कहेंगे, अनुवांशिकता कहेंगे। इसी के कारण ही प्रत्येक जीव के गुण अपने माता पिता के गुणों के समान होते हैं। तो जिनके जो पेरेंट्स होते हैं उनके पेरेंट्स के गुण उनके बच्चों में आ जाते हैं। इसलिए एक उदाहरण है यहाँ पर क्या, कि जो कुत्ते के बच्चे होते हैं वो कुत्ते के बच्चों मतलब कुत्ते के जैसे ही दिखते हैं, जो कबूतर के बच्चे हैं वो कबूतर के जैसे ही दिखते हैं, और जो मानव है यानी कि हमारी भी जो संतान होती है वो हमारी तरह ही दिखते हैं। तो ये है अनुवांशिकता, मतलब माता और पिता के जो शारीरिक और मानसिक गुणधर्म है, वो गुणधर्म के जो लक्षण है वो संतति में, मतलब उनके द्वारा जन्म दिए हुए नई संतति में वो संक्रमित होती है, उसे हम अनुवांशिकता कहते हैं। ठीक है, फिर अनुवांशिकता का लक्षण और उनका प्रकटीकरण क्या है वो हम लोग देखते हैं। माता पिता और संतान में बहुत अधिक समानता होती है।
फिर भी इनमें छोटे बड़े भेद भी दिखाई देते हैं। यह समानताएं और भेद आनुवंशिकता के कारण होती है। ऐसा नहीं है कि जितने भी बच्चे हैं वो एकदम हूबहू अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक झलक आती है कि हाँ ये इनका बेटा है, ये बोलते ना ये अपने पापा पे गई है, ये अपने मम्मी के जैसे दिखते हैं। तो एकदम हूबहू नहीं होते हैं, बहुत रेयर केस में होता है कि एकदम हूबहू हो जाते हैं एकदम, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ छोटे बहुत जो भेद होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं। यह समानताएं और भेद मतलब जो सेम, लगभग सेम दिख रहे हैं और जो अलग दिख रहे हैं, वो कैसे दिखते हैं, वो आनुवंशिकता के कारण ही दिखते हैं। कोशिका में प्रथिन संश्लेषण के लिए आवश्यक जानकारी डीएनए में संग्रहित होती है। हम प्राणी हैं तो हमारी प्राणी कोशिकाएं होती हैं, तो उस कोशिका में प्रथिन संश्लेषण के लिए जो भी आवश्यक जानकारी होती है वो कहाँ संग्रहित होती है, वो डीएनए में संग्रहित होती है। तो डीएनए के जिस खंड में विशिष्ट प्रथिन संबंधित संपूर्ण जानकारी संग्रहित की होती है, उस खंड को उस प्रथिन का जनुक कहते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट लाइन कि डीएनए का जो भी खंड है उसमें क्या होता है, विशिष्ट प्रथिन संबंधित जानकारी होती है। तो वो जानकारी जहां जिस खंड में संग्रहित होती है उसे हम जनुक यानी लक्षणों से क्या संबंध होता है, उसके लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि गुणसूत्र। गुणसूत्र क्या है? सजीवों के कोशिका केंद्रक में होने वाले तथा आनुवंशिक गुणधर्म संक्रमित करने वाले घटक को गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, आकृति में देखो, ये ऊपर जो है ब्लू वाला, ये आपका प्राणी कोशिका है। प्राणी कोशिका के केंद्रक में, ये केंद्रक का यहाँ पे डिटेल में दिखाया है, ये कोशिका केंद्रक है। तो इस केंद्रक में जो आनुवंशिक गुणधर्म संक्रमित करने वाला घटक है उसे हम क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, वह प्रमुख रूप से केंद्रकाम्ल और प्रथिनों से बना होता है। जो गुणसूत्र होता है वो केंद्र में ही पाया जाता है, इसके लिए वो प्रमुख रूप से केंद्रकाम्ल और प्रथिन से बना होता है। कोशिका विभाजन के समय सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, ठीक है, जब कोई भी कोशिका होती है, प्राणी कोशिका या वनस्पति कोशिका, उनका विभाजन होता है। तो विभाजन होने के टाइम पे क्या होता है, जो केंद्र होता है वो विभाजित होकर एक केंद्र की जगह पर दो केंद्र हो जाते हैं, तो उसको कोशिका विभाजन कहते हैं। तो कोशिका विभाजन के समय को हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। का प्रारूप सांकेतिक स्वरूप में धारण करने वाला जनुक गुणसूत्र पर ही रहता है। ठीक है, जो भी हेरिडिटरी गुणधर्म है, आनुवंशिक गुणधर्म है, वो कहाँ, वो जो धारण करने वाला जो जनुक होता है, जो जीन्स है हमारा, वो कहाँ पर होता है? गुणसूत्रों पर ही रहता है। तो प्रत्येक जीव में विशिष्ट संख्या में गुणसूत्र होते हैं, मतलब जितने भी जीव है आपके, उन सब में सूत्रों की संख्या होती है। जैसे हम मानव है तो, और ये गुणसूत्र कैसे होते हैं? जोड़ियों में होते हैं। तो 46 की जब जोड़ी बनेगी तो कितनी जोड़ियां हो जाएंगी? 23 जोड़ियां हो जाएंगी। ठीक है, तो जब गर्भधारण का जो समय होता है उस समय बच्चे में पिता से एक और माता से एक, दोनों से एक एक गुणसूत्र मिलते हैं। तो जो संतान होती है उसमें माता और पिता दोनों के डीएनए मिलते हैं। तो प्रत्येक जोड़ी से क्या होता है? एक एक गुणसूत्र आता है। तो 22 गुणसूत्र मतलब 23 जो पेयर्स है, जो जोड़ियां हैं, उसमें से जो आगे के 22 गुणसूत्र है उसे हम अलिंग गुणसूत्र कहते हैं। और जो लास्ट की एक जो जोड़ी होती है 23वें नंबर की जोड़ी, उसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। लिंग गुणसूत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि जो 23वें नंबर की जो जोड़ी होती है गुणसूत्रों की, वो ही निर्धारित करता है कि जन्म लेने वाली जो संतान है वो बालक होगा या कन्या, मतलब गर्ल होगी या बॉय होगा। ठीक है, तो मानव में टोटल 46 होते हैं। ऐसे सभी अलग अलग जो भी प्राणी है हमारे, उन सब में अलग अलग गुणसूत्र होते हैं। जैसे केकड़े में 200 गुणसूत्र होते हैं। मकई में भी होते हैं, उसमें 20 होते हैं। मेंढक में 26 होते हैं।
और जो गोल कृमि होते हैं कीड़े, उनके अंदर 4 होते हैं। आलू के अंदर 48 होते हैं, और हम तो मानो है हमारे अंदर कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, जो 23 जोड़ियों में हमारे अंदर होते हैं। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं गुणसूत्रों की रचना। प्रत्येक गुणसूत्र डीएनए से बना होता है। ठीक है, कोशिका विभाजन की मध्य अवस्था में वह बेलनाकार दिखता है। प्रत्येक गुणसूत्र पर एक संकीर्ण भाग होता है, उसे प्राथमिक संकीर्ण अथवा गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। इस आकृति में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा गुणसूत्र बिंदु। ये क्या है, ये कोशिका विभाजन के समय पर बेलनाकार हो जाते हैं, और प्रत्येक गुणसूत्र पर एक संकीर्ण भाग होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गुणसूत्र बिंदु। ठीक है, तो इस कारण गुणसूत्र के 2 भाग हो जाते हैं। जब ये यहाँ के अलग हो जाएंगे, तो जो प्रत्येक आधा भाग है उसे हम लोग कहेंगे अर्ध गुणसूत्र। ठीक है, तो विशिष्ट गुणसूत्र पर गुणसूत्र बिंदु का स्थान निश्चित होता है। जितने भी गुणसूत्र है उन सब पर अलग अलग जो गुणसूत्र बिंदु है उसका स्थान अलग अलग होता है, तो वो निश्चित होता है। इस कारण गुणसूत्रों के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, गुणसूत्र बिंदु का जो पोजीशन है वो जिस हिसाब से ऊपर नीचे होता है, उस हिसाब से उसका जो है गुणसूत्र जो है उनके 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं देखो, तो गुणसूत्रों के प्रकार कोशिका विभाजन के मध्य अवस्था में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो इसके आधार पर इसके 4 प्रकार हैं। पहला है मध्य केंद्री, दूसरा है उपमध्य केंद्री, सब मेटासेंट्रिक जिसको बोलते हैं, और मध्य केंद्री मेटासेंट्रिक। तीसरा है आपका अग्र केंद्रिक, एक्रोसेंट्रिक, और लास्ट आपका है अंत्य केंद्रिक जिसको बोलते हैं टेलोसेंट्रिक। तो ये 4 अवस्थाएं हैं गुणसूत्रों की, जहाँ पर गुणसूत्र बिंदु के स्थान द्वारा इनको अलग अलग भागों में विभाजित किया गया। तो बारी बारी से एक एक हम लोग देखते हैं। तो पहला है आपका क्या, मध्य केंद्री मेटासेंट्रिक। इन में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र होता है। ये आकृति में देखिए, जो गुणसूत्र बिंदु है ये गुणसूत्रों के एकदम बीचों बीच में है। तो ये सेंटर में है। इसमें क्या हो रहा है, यह गुणसूत्र अंग्रेजी अक्षर V की तरह दिखता है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ये एकदम V की तरह दिख रहा है, अंग्रेजी अक्षर V। हाँ, इनके अर्ध गुणसूत्रों की लंबाई समान होती है, मतलब ये एकदम सेंटर में होता है, नाम से ही पता चल रहा है मध्य केंद्री। तो इसके जो 2 गुणसूत्र होते हैं ये दोनों क्या होते हैं, सेम लंबाई वाले होते हैं। तो ये हो गया आपका मध्य केंद्री। दूसरा है आपका उपमध्य केंद्री। ये क्या होता है कि इन गुणसूत्रों में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के मध्य के आसपास होते हैं। जैसे ये आकृति में देखिए, एकदम मध्य में नहीं होता है, लेकिन मध्य से थोड़ा ऊपर या नीचे उसी के आसपास होते हैं। यह अंग्रेजी अक्षर L जैसा दिखता है, आपको भी दिख रहा होगा। और इसमें एक अर्ध गुणसूत्र से दूसरा वाला क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है। देखिए, ये नीचे वाला छोटा है और ये ऊपर वाला क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो एक की अपेक्षा दूसरा क्या होता है, बड़ा होता है। तीसरा है आपका अग्र केंद्री एक्रोसेंट्रिक। ये क्या होता है, इस गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु लगभग गुणसूत्र के सिरे के पास होता है, मतलब एकदम नीचे की तरफ होता है, एकदम सिरे के पास होता है। यह गुणसूत्र अंग्रेजी लेटर J जैसा दिखता है। अगर आपको दिख रहा होगा तो ये J जैसा दिखता है। इसमें क्या होता है कि एक अर्ध गुणसूत्र बहुत ही बड़ा, ये ऊपर वाला देखो बहुत ही बड़ा है, तो दूसरा वाला बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, लास्ट है आपका अंत्य केंद्री। ये क्या होता है, गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के एक सिरे पर होता है। देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही गुणसूत्र यहाँ पर दिख रहा है, और वो उसके एकदम टॉप पर है, उसके एकदम सिरे पर है। और यह अंग्रेजी लेटर I जैसा दिखता है, जिसमें एक ही अर्ध गुणसूत्र होता है, जैसा कि आप आकृति में देख पा रहे होंगे। तो ये थे गुणसूत्र के 4 प्रकार। ठीक है, पहला था मध्य केंद्री। इसमें क्या होता है, गुणसूत्र एकदम बीचों बीच होता है, और ये अंग्रेजी लेटर B जैसा दिखता है, अंग्रेजी अक्षर B जैसा दिखता है।
दूसरा था उपमध्य केंद्री, इसमें क्या होता है मध्य के आसपास होता है और ये कैपिटल लेटर एल जैसा दिखता है और इसमें क्या होता है एक थोड़ा बड़ा और दूसरा छोटा होता है। तीसरे वाले में क्या होता है कि इसमें जो गुणसूत्र होता है लगभग लगभग सिरे के पास होता है और इसको अंग्रेजी अक्षर जे जैसा दिखाई देता है। इसमें एक बहुत ही छोटा गुणसूत्र तो दूसरा बहुत ही बड़ा गुणसूत्र होता है। और चौथे वाले में क्या होता है कि वो एकदम उसके सिरे पर होता है गुणसूत्र बिंदु और वो अंग्रेजी अक्षर आई जैसा दिखता है और इसमें सिर्फ एक ही गुणसूत्र होता है। ठीक है, तो ये हो गया गुणसूत्र। अब गुणसूत्र में भी प्रकार है, समजात गुणसूत्र और विषमजात। तो नाम से पता चल रहा है समजात मतलब समान होंगे, विषमजात मतलब समान नहीं होंगे। तो समजात गुणसूत्र क्या है? समान आकार और रचना वाली गुणसूत्रों की जोड़ी को समजात गुणसूत्र कहते हैं। समान आकार है उसका और उसकी रचना भी क्या होगी? समान होगी। ऐसी जब जोड़ियां बनती हैं तो उसे हम समजात कहते हैं। और विषमजात हेटेरोलोगस किसे कहते हैं? कि गुणसूत्रों की रचना और आकार समान न हो तो ऐसे गुणसूत्रों को विषमजात गुणसूत्र कहते हैं। अगर गुणसूत्र का जो रचना है मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है वो और उसका जो आकार है वो अगर सेम नहीं होगा तो उसे हम विषमजात गुणसूत्र कहेंगे। लैंगिक प्रजनन करने वाले सजीवों में गुणसूत्रों की एक जोड़ी अन्य जोड़ियों की अपेक्षा अलग होती है। इस जोड़ी के गुणसूत्रों को लिंग गुणसूत्र तथा अन्य सभी को अलिंग गुणसूत्र कहते हैं। जैसे मैंने बताया ना 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ियों में होते हैं, तो जो 22 होते हैं वो अलिंग गुणसूत्र होते हैं क्योंकि वो कैसे होते हैं सभी समान होते हैं। लेकिन जो लास्ट वाली जो 23वीं जोड़ी होती है वो लिंग गुणसूत्र होते हैं, वो समान नहीं होते हैं। तो लैंगिक प्रजनन जो करते हैं ऐसे ही सजीवों में ये पाया जाता है लिंग गुणसूत्र और अलिंग गुणसूत्र। अभी हम देखते हैं हमारे जनुक। प्रत्येक गुणसूत्र एक ही डीएनए अणु से बने होते हैं। इस डीएनए अणु के अणुखंडों को जनुक कहते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग ने स्टार्टिंग में देखा प्राणी कोशिका के सेंटर में उसका केंद्रक था और उस केंद्रक में हमको क्या मिला? गुणसूत्र। और गुणसूत्र किसके बने होते हैं? डीएनए के। और डीएनए पर क्या होते हैं? हमारे जनुक होते हैं। तो जो प्रत्येक गुणसूत्र है वो एक ही डीएनए के अणु से बने होते हैं। इस डीएनए अणु के जो अणुखंड बनते हैं, बहुत सारे अणुओं को मिलाकर जो एक बड़ा अणुखंड बनता है उसे हम जनुक यानी जीन्स कहते हैं। तो डीएनए अणु में होने वाली न्यूक्लियोटाइड की विविधतापूर्ण रचना के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के जनुक बनते हैं। यह जनुक एक कतार में रचे होते हैं। जनुक कोशिकाओं और शरीर की रचना और कार्य पर नियंत्रण रखते हैं। जो जनुक है ये कैसे होते हैं? इनका कार्य क्या होता है? जो हमारी कोशिका होती है वो हमारे शरीर का जो रचना होता है उस पर और हमारा जो कार्य होता है, हमारे शरीर का जो कार्य होता है उसके ऊपर नियंत्रण रखने का कार्य ये जनुक करते हैं। उसी प्रकार वे आनुवांशिक लक्षण माता और पिता से उनकी संतान तक संक्रमित करते हैं। मतलब ये क्या है? मेन काम करते हैं। जितने भी अनुवांशिक घटक हैं जो पेरेंट्स से उनके बच्चों तक आते हैं वो पहुंचाने का कार्य ये जनुक करते हैं। इसलिए इन्हें आनुवांशिकता के कार्यकारी घटक कहते हैं। मतलब ये बहुत ही वीआईपी होते हैं, ये सारा काम यही करते हैं। जितने भी मेन इंपॉर्टेंट काम होते हैं वो सारे कार्य यही करते हैं। इसके लिए इन्हें आनुवांशिकता के कार्यकारी घटक कहते हैं। यही कारण है कि माता पिता और उनके बच्चों में समानता पाई जाती है। ठीक है, इतना समझ में आया होगा कि माता और पिता और उनके बच्चों में समानता क्यों पाई जाती है। क्यों? क्योंकि जो हमारे जनुक होते हैं जो डीएनए के अणुखंडों से बने होते हैं उनका ही ये कार्य होता है कि कोशिकाओं पर, हमारे शरीर की रचना पर और हमारे कार्यों पर नियंत्रण रखना। साथ ही साथ जितने भी अनुवांशिक घटक है उनको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य ये जनुक करते हैं। इसलिए हमारे माता पिता में और हमारे में बहुत सी समानता पाई जाती है। वैज्ञानिक कारण लिखो में आ सकता है। नेक्स्ट, जनिकों में प्रथिनों की निर्मित के विषय में जानकारी संग्रहित होती है। जो हमारा प्रथिन होता है
उसको संग्रहित कर, उसकी निर्मित के विषय में जो भी जानकारी होती है वो कहाँ संग्रहित होती है, हमारे जीन्स में, हमारे जनुक में। ठीक है, तो पहला है अभी आपका डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए सुना होगा बहुत बार, टीवी भी देखने के टाइम पर, कोई क्राइम शो देखने के टाइम पर, कि किसी की मृत्यु हो गई है, उसका कुछ पहचान पत्र नहीं है, उसके बारे में कुछ नहीं जानते, तो उसकी पहचान का कैसे मिलती है हमें, उसके डीएनए टेस्ट से मिलती है। तो वो डीएनए क्या है वो अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। गुणसूत्र प्रमुख रूप से डीएनए से बने होते हैं, जैसा मैंने बताया ना, वापस से देख लो एक बार आकृति में कि ये क्या है, कोशिका है। ठीक है, कोशिका के केंद्र में क्या मिलता है हमें, गुणसूत्र मिलता है, और गुणसूत्र से क्या बनता है हमारा डीएनए, और बहुत सारे डीएनए के खंड मिलकर हमारे क्या बनाते हैं, जनुक। ठीक है, जीन। तो गुणसूत्र प्रमुख रूप से डीएनए से बने होते हैं। डीएनए के अणु विषाणु, जीवाणुओं से लेकर मनुष्य तक सभी सजीवों में पाए जाते हैं। जितने भी सजीव इस धरती पर मौजूद है, सजीव, उन सभी में ये डीएनए के अणु पाए जाते हैं, चाहे वो विषाणु हो या जीवाणु हो या हम मनुष्य ही क्यों ना हो, सबके अंदर ये डीएनए पाए जाते हैं। यह अणु कोशिकाओं का कार्य, वृद्धि और विभाजन नियंत्रित करते हैं। इसी कारण इन्हें प्रधान अणु भी कहते हैं। ठीक है, तो जो भी अणु है उनकी कोशिकाओं का कार्य, उनकी वृद्धि और उनका जो विभाजन है उसको नियंत्रित करने का कार्य यह अणु करते हैं, इसलिए इन्हें प्रधान अणु भी कहते हैं। ठीक है, डीएनए अणु क्या है, डीएनए अणु, डीएनए अणु का प्रत्येक धागा न्यूक्लियोटाइड नामक अनेक छोटे अणुओं का बना होता है। डीएनए अणु की रचना सभी सजीवों में एक जैसी ही होती है। सन 1953 में वैटसन और क्रिक ने इस अणु की रचना की प्रतिकृति तैयार की थी, और इस प्रतिकृति में न्यूक्लियोटाइड के दो समांतर धागे एक दूसरे के साथ लपेटे हुए होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, द्विसर्पिल रचना कहते हैं। ठीक है, ये जो आप यहाँ पे से ब्लू वाला देख रहे होंगे लाइन, यहाँ पे दो दिख रहा है, यहाँ पे दो स्ट्रिप, वो क्या है, हमारा न्यूक्लियोटाइड है। तो जब दो न्यूक्लियोटाइड को एक साथ ऐसे घुमाएंगे तो क्या होगा, वो द्विसर्पिल रचना बनेगी। ठीक है, तो वो एकदम ऐसे लगता है कि जैसे दो सांप है और एक दूसरे को लपेटे हुए हैं, उसको द्विसर्पिल रचना इसलिए कहते हैं। तो 1953 में जो हमारे वैज्ञानिक है वैटसन और क्रिक, इन्होंने इस अणु की रचना की जो प्रतिकृति है उसको तैयार की थी, इसलिए इसको वैटसन एंड क्रिक मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में कभी कभी लिखेगा कि वैटसन एंड क्रिक मॉडल को स्पष्ट कीजिए, तो वहां पर भी हमें डीएनए अणु को ही स्पष्ट करना है, क्योंकि उसे ही वाटसन एंड क्रिक मॉडल कहते हैं। ठीक है, और ये कैसी रचना होती है, ये द्विसल्पी रचना होती है। क्यों, क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड के दो समांतर धागे एक दूसरे के साथ लपेटे हुए होते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, द्विसर्पिल रचना कहते हैं। डीएनए के अणु में न्यूक्लियोटाइड की रचना श्रृंखला जैसी होती है। इस रचना की तुलना निचोड़ी हुई लचीली सीढ़ी से की जा सकती है। तो जो डीएनए की रचना है उसकी तुलना कैसे कर सकते हैं, जैसे एक सीढ़ी है, कोई एकदम ढीली एकदम लचीली सीढ़ी है, अगर हम लोग उसको पकड़ के ट्विस्ट करें अगर उसको हम लोग मोड़े, तो वो जैसा दिखेगा ना, सेम वैसा ही डीएनए के अणु होते हैं, उनके न्यूक्लियोटाइड की रचना वैसे ही होती है। तो प्रत्येक खंबा, मतलब जो साइड का जो खंबा होता है, वो प्रत्येक खंबा बारी बारी से जुड़े हुए शर्करा के अणु और फास्फोरिक अम्ल से बनता है। और सीढ़ी का जो प्रत्येक पायदान होता है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऐसे, वो पायदान, जैसे हम लोग सीढ़ी पे पैर रखकर चढ़ते हैं, वो जो पायदान है वो हाइड्रोजन बंध से जुड़ी हुई नाइट्रोजन युक्त पदार्थों की जोड़ी होती है। ठीक है, तो ये जो खंबा है, जो सीढ़ी इसका डीएनए का, ये जो ब्लू स्ट्रिप दिख रही है आपको, ये कैसा होता है, ये बारी बारी से शर्करा के अणु और फास्फोरिक अम्ल से बने होते हैं। और जो सीढ़ी होती है, जो सीढ़ी की तरह जो दिख रही है पायदान, वो कैसा होता है, हाइड्रोजन बंध से जुड़ी हुई नाइट्रोजन युक्त पदार्थों की जोड़ी होती है।
ठीक है। तो नाइट्रोजन युक्त पदार्थों में क्या क्या रहता है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन व थायमिन, ऐसे 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से जो पहला है एडेनिन और दूसरा है ग्वानिन, उसको हम प्यूरिन्स कहते हैं, और जो तीसरा और चौथा मतलब साइटोसिन व थायमिन है, उसे हम पिरिमिडिन्स कहते हैं। तो जब ये पायदान बनाते हैं, ये जोड़ियां बनाते हैं, तो प्यूरिन्स का पिरिमिडिन्स के साथ जोड़ी बनता है। तो हमेशा एडेनिन का थायमिन के साथ, एडेनिन का थायमिन के साथ, और ग्वानिन का साइटोसिन के साथ बनता है ना, जिसमें एडेनिन क्या है? प्यूरिन्स है, और थायमिन क्या है? पिरिमिडिन्स। तो इन दोनों की जोड़ी बनी। ग्वानिन क्या है? प्यूरिन्स। साइटोसिन क्या है? पिरिमिडिन्स। तो इन दोनों की जोड़ी बनी। तो ये है आपके डीएनए की रचना। ठीक है। नेक्स्ट है आपका आरएनए। तो डीएनए के बारे में एक चीज और बता दूं कि जो डीएनए है ये सबसे प्रसिद्ध जैविक अणु है यहाँ पर अपने इसमें। यह पृथ्वी पर जीवन के सभी रूपों में मौजूद है। जितने भी रूप है इस पृथ्वी पर सजीवों का, उनमें सभी रूपों में ये मौजूद है। लाल रक्त कोशिका, हमारे शरीर में लाल रक्त, श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं। तो लाल रक्त कोशिका को छोड़कर शरीर के लगभग हर कोशिका में डीएनए कोड होता है। सिर्फ जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं उनमें डीएनए नहीं होता, बाकी शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं, हमारा शरीर कोशिकाओं से ही बना हुआ है, तो जितनी भी कोशिकाएं हैं उन सभी में डीएनए कोड होता है। चाहे हमारा बाल हो, नाखून हो, मतलब आउटसाइड जो एक्सटर्नल बॉडी है वहां पर भी डीएनए पाए जाते हैं। तो डीएनए में पूरे जीवन के विकास, वृद्धि, प्रजनन और कार्य के लिए निर्देश होते हैं। तो हमारे शरीर का जो भी सुचारू रूप से जो भी हम चल पा रहे हैं, हम कर पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, पी पा रहे हैं, स्वस्थ रह पा रहे हैं, इन उसमें जो हमारा विकास हो रहा है, हमारी जो वृद्धि हो रही है, या हम जो प्रजनन का कार्य करते हैं, नई संतति को जन्म देने का कार्य करते हैं, ये सारे निर्देश कहाँ होते हैं? हमारे डीएनए पर होते हैं। और एक आश्चर्यजनक बात यह है कि अगर मानव के शरीर में जितने भी डीएनए हैं, इस समय मतलब एक मानव के शरीर में जितने भी डीएनए होते हैं, अगर उन सभी को अगर सुलझा दिया जाए, अगर सीधा कर दिया जाए, तो वो इतना लंबा होगा कि सूर्य तक जाकर वो 300 गुना बार वापस धरती पर आ सकता है, एक मनुष्य का डीएनए। तो इस तरह कितने सारे मनुष्य हैं, तो कितने डीएनए होते होंगे यहाँ पर। तो ये कुछ डीएनए के बारे में जानकारी थी। लेकिन हमको यहाँ पर जो इस समय स्क्रीन पर दिख रहा है डीएनए की रचना, वो एग्जाम में आ सकता है। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हो, पढ़ने में आसानी होगी आकृति के साथ। ठीक है। फिर है डीएनए हो गया, उसके बाद है आपका आरएनए। आरएनए क्या होता है? देखो, आरएनए कोशिका का दूसरा महत्वपूर्ण न्यूक्लिक अम्ल है। ठीक है, पहला तो आपका डीएनए था, दूसरा है आरएनए। यह भी एक महत्वपूर्ण अम्ल है। यह अम्ल राइबोज शर्करा, फॉस्फेट के अणु और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जैसे ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन व यूरेसिल से बना होता है। यहाँ पर नाइट्रोजन युक्त पदार्थ में ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन और यूरेसिल है। और डीएनए में क्या था आपका? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। तो डीएनए और आरएनए में जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है उसमें वो जो लास्ट का आपका थायमिन और यूरासिल है, सिर्फ उसमें चेंजेस है। ठीक है। तो यह राइबोज शर्करा, फॉस्फेट अणु तथा नाइट्रोजन युक्त पदार्थ के अणुओं की कड़ी होती है। ठीक है, राइबोज शर्करा, फॉस्फेट अणु और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ के अणुओं की कड़ी होती है। ऐसी अनेक कड़ियों के जोड़ से आरएनए का महाअणु बनता है। तो ये सारे जब अणु की कड़ियां मिलती हैं तो उनसे आरएनए का एक बहुत बड़ा महाअणु बनता है। आकृति में दिख रहा होगा कि जो डीएनए था उसमें 2 न्यूक्लियोटाइड के खंबे खंबे जैसे 2 थे। आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड होता है। डीएनए में क्या होता है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन होता है। और राइबोसोम इसमें आरएनए में क्या होता है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरासिल। ठीक है। इसमें भी एडेनिन और ग्वानिन जो है आपका वो है आपका प्यूरिन, और साइटोसिन और यूरेसिन जो है वो है पिरिमिडिन। तो यहाँ पर भी जोड़ी प्यूरिन की पिरिमिडिन से बनती है। ठीक है। तो महाअणुओं के कार्य प्रणाली के अनुसार
जो आपका आरएनए है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है राइबोसोमल आरएनए, दूसरा है मैसेंजर आरएनए और तीसरा है ट्रांसफर आरएनए। तो पहला राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए को हम लोग क्या कहते हैं, आरआरएनए भी कहते हैं। यह राइबोस के घटक आरएनए का अणु होता है। राइबोसोम्स प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। ये उसकी आकृति है। ये क्या है, राइबोस का जो घटक होता है वो आरएनए का अणु से बनता है और राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट कार्य कौन करता है, आरआरएनए करता है। क्यों, क्योंकि वो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। तो यह आरएनए का 80% होता है, 80% ये पूरा एक आरएनए के 80% में राइबोसोमल आरएनए होते हैं। यह आरएनए के केंद्रक में होता है और तीनों आरएनए, जो 3 आरएनए हैं उन तीनों में सर्वाधिक क्रियाशील राइबोसोमल आरएनए होते हैं। दूसरा है आपका एमआरएनए, जिसको हम लोग मैसेंजर आरएनए कहते हैं। कोशिका केंद्रक में स्थित जनुकों के अर्थात डीएनए की श्रृंखला पर प्रोटीनों के निर्मित संबंधी संदेश प्रोटीनों की निर्मित करने वाले राइबोसोम तक लेकर जाने वाला दूत अणु है। मैसेंजर नाम से पता चल रहा है कि कुछ मैसेज पहुंचाने का कार्य करता होगा। तो जो हमारा कोशिका का केंद्र होता है वहां पे हमारे जनुक होते हैं और वो जनुक मतलब डीएनए के बने होते हैं। तो वहां पर क्या होता है, प्रोटीन की निर्मित होती है। तो जो प्रोटीन की निर्मित होती है हमारे डीएनए पर, उसको उसका जो संदेश है उसको राइबोसोम्स तक जो लेकर जाने का कार्य करते हैं वो मैसेंजर आरएनए होते हैं। ठीक है, ये उसकी आकृति है। एमआरएनए, तो एमआरएनए कहाँ होता है, केंद्रक के बाहर कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। राइबोसोम्स कहाँ होता है, केंद्रक में होता है। और जो मैसेंजर आरएनए होता है ये केंद्रक के बाहर जो कोशिका द्रव्य होता है वहां पर पाया जाता है। और तीसरा और लास्ट है आपका ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए हम लोग उसे कहते हैं। ये क्या होता है, एमआरएनए से मिलने वाला संदेश, मतलब जो मैसेंजर आरएनए, दूसरा नंबर वाला मैसेंजर आरएनए, वहां से मिलने वाले संदेश के अनुसार अमीनो अम्ल के अणुओं को राइबोसोम तक लाने वाला आरएनए का अणु है। तो जो मैसेंजर आरएनए से जो हमें संदेश मिलता है प्रोटीन निर्मित का, उसके अनुसार जो अमीनो अम्ल होता है उनके अणुओं को कहाँ तक लेके जाने का, राइबोसोम्स तक लेके जाने का जो कार्य होता है वो ट्रांसफर आरएनए द्वारा किया जाता है। तो यह क्या है, आरएनए का 15 से 18% जो है वो कवर करता है ट्रांसफर आरएनए। यह कोशिका द्रव्य में ही पाया जाता है और यह सबसे छोटा है और घुलनशील होता है, मतलब आसानी से घुल जाता है। इसलिए इन्हें विलेय आरएनए भी कहते हैं, ट्रांसफर आरएनए को विलेय आरएनए भी कहते हैं। ये इसकी आकृति है। तो ये हो गए अपने आरएनए के 3 प्रकार। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है? हेलो बच्चों, कुछ डाउट है किसी को? हाँ ऋषिकेश, सबसे पहले तुम ही आते हो, चलो बताओ क्या डाउट है। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग ऋषिकेश। टीचर अभी आपने बोलो बताया क्या? कि एक जगह रेड ब्लड सेल्स नहीं होते, वो कौन सी जगह है? एक जगह नहीं, जो डीएनए के जो अणु होते हैं ना, वो हमारे शरीर में सिर्फ जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है ना, उसको छोड़कर बाकी शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं, जो जितनी भी हैं, उन सभी में डीएनए पाए जाते हैं, सिर्फ लाल रक्त कोशिकाओं का जो होता है उसको छोड़कर। टीचर उसमें क्यों नहीं पाए जाते? अब उसमें क्यों नहीं पाए जाते, अब ये तो बहुत डिटेल में देखना पड़ेगा कि डीएनए उसमें सही में क्यों नहीं पाए जाते, बाकी शरीर के सभी कोशिकाओं में क्यों पाए जाते हैं। तो ये मैं पता करके नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो मैं आपको इसके बारे में बता दूंगी। ठीक है, ओके टीचर, थैंक यू टीचर। और कुछ डाउट है? और किसी को कुछ डाउट है?
हेलो मैम। हाँ हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। केंद्रक अम्ल किसे कहते हैं? क्या? केंद्रक अम्ल किसे कहते हैं? केंद्र काम्ल, जहाँ जो कोशिका, प्राणी कोशिका का मैंने आपको दिखाया था पिक्चर ना, उसमें जो केंद्र होता है हमारे प्राणी कोशिका में, उस केंद्र में जो अम्ल पाए जाते हैं जिसमें ये डीएनए और आरएनए होते हैं, उसे हम केंद्र काम्ल कहते हैं। थैंक यू मैम। वेलकम। विज्ञान भाग 2 का 16वां चैप्टर के 2 पॉइंट्स मुद्दों को कवर किया है, वंशगति और अनुवांशिकता। अनुवांशिकता में उसके लक्षण और उनका प्रकटीकरण देखा। गुणसूत्र किसे कहते हैं वो देखा। गुणसूत्रों के 4 प्रकार, मध्य केंद्रीय, उपमध्य केंद्रीय, अग्र केंद्रीय और अंत्य केंद्रीय। फिर हमने डीएनए के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त की, डीएनए की रचना देखी। फिर जनुक, हमारे जो जीन्स है वो क्या होते हैं वो हमने देखा। फिर आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक, जो हमारे शरीर का दूसरा महत्वपूर्ण अम्ल है, वो देखा। और आरएनए के 3 प्रकार, राइबोसोमल, मैसेंजर और ट्रांसफर। इसी के साथ अपना आज का लेक्चर मैं समाप्त करती हूँ। सर